Hello everyone, this is me Nivedita Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel. Hope you all are doing well. तो ये है हमारा क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पे जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं हमें उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया। तो अगर आपको नहीं पता सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो जाकर उसे एक बार देख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशंस दिए इनको नंबर दे देते हैं। तो हम इसको देंगे नंबर 1 और इसको देंगे 2। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को ही ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, x हमारा हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू ली है तो हम इसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन 2। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम डालेंगे 14 माइनस वाई। तो हम ये लिख लेते हैं 14 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 14 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। माइनस वाई आपका आ जाएगा -2y। 14 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। सो 2y इज़ इक्वल टू 14 माइनस 4। 2y इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है इस वैल्यू में जहाँ से आपने x की वैल्यू ली थी। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन थर्ड, तो हमें मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज़ इक्वल टू 9। इससे आपको x की और y की वैल्यू मिल गई। x आपका 9 है, y आपका 5 है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस है s माइनस टी इज़ इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज़ इक्वल टू 6। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये हमारी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में। अब चाहो तो पहले इसका एलसीएम लेकर इसको सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। अगर वैसा नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी फर्स्ट इक्वेशन से कोई एक वैल्यू लेकर इसमें सब्स्टिट्यूट करके बाद में उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इसको सॉल्व कर लें ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में बन जाए और आपका पूरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ। तो ये आपका बन जाएगा 2s प्लस 3t डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू 6। इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2s प्लस 3t इज़ इक्वल टू, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 36। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम नंबर दे देते हैं, ये इस इक्वेशन को देते हैं फर्स्ट और ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फ्रॉम 1 s माइनस टी इज़ इक्वल टू 3, s आपका आ जाएगा 3 प्लस t, इसको देते हैं 3। सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम 3 इन सेकेंड। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे s की। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू एस की जगह पे आपका है 3 प्लस टी प्लस 3t इज़ इक्वल टू 36। तो ये आपका बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इज़ इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज़ इक्वल टू 36। 5t इज़ इक्वल टू 36 माइनस 6, ये 6 उधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 30। टी आपका आ गया
30/5 दैट इज़ 6। तो टी की हमारी वैल्यू है 6। ये आपकी आगे टी की वैल्यू। अब आपने एस की वैल्यू कहाँ से ली थी? यहाँ से। तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमें एस की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए। तो अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 6 इन थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 + 6 दैट इज़ 9। तो ये हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू 9। ये आपकी वैल्यू आ गई। सिंपल हो गया, ठीक है। तो इससे हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट हमारा इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल टू 3, 9x - 3y इज इक्वल टू 9। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दोनों इक्वेशंस में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? यस दिख रही है। जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर आप 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 3 3 से 9 आ जाएगा। 9x माइनस 1 × 3 3 आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 3 × 3 दैट इज़ 9। जब ऐसी कोई इक्वेशन हो तो उसका मतलब होता है कि आपकी ये जो पूरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। अगर आप इसको ऐसे ना देखकर रेशियो फॉर्म में भी देखना चाहो तो ये आपकी आ जाएगा 3/9 दैट इज़ 1/3। ये 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3/9 दैट इज़ 1/3। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इस तरह से बन रही है। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। लेकिन क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और हमारे पास उसका अलग से मेथड है कि किस तरह से हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि हमारा जो पूरा सॉल्यूशन बन रहा है वो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या फिर पैरेलल लाइंस का केस है। तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको बस इसलिए बताया ताकि जब एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो करेंगे इसको वैसे ही सेम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगी फ्रॉम 1 3x - y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू लेना चाहूँगी मैं क्योंकि y अकेला यहाँ पर। तो y हमारा आ जाएगा 3x - 3, ठीक है। इसको दे देते नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। तो सेकेंड में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9x - 3 इंटू y है आपका 3x - 3 इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9x - 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये 9x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। अब ये जो केस है मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब आपके पास कुछ ऐसा केस बन जाए जिसमें आपका वेरिएबल नहीं रहे, एक्स आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया तो वेरिएबल यहाँ पे नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो वो केस आपका होता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसका रीज़न भी समझाया था आपको किस तरह से बनता है कि अगर आप यहाँ पे 9 + 0y लिख लो, 0x लिख लो क्योंकि यहाँ पे x था ना। तो मैं अगर 9 + 0x लिख लेती हूँ इज़ इक्वल टू 9। तो x की आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तब भी आपका 9 इज़ इक्वल टू 9 ही आएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास x की इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। थोड़ा मैं इसको साइड पे लिख के बता देती हूँ। अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 9 + 0x इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तब भी मेरा 9 इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई है। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगी तब भी ये वाला पूरा टर्म 0 बन जाएगा तो 9 इज़ इक्वल टू 9 आएगा। 3 पुट करूँगी तब भी 9 इज़ इक्वल टू 9 आएगा। मतलब ये कि x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। और अगर x की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है तो x की हर एक वैल्यू पर जब वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो y की भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब आपके पास वेरिएबल नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो केस आपका होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पे हमारे पास बस एक ही सॉल्यूशन बना और वो सॉल्यूशन भी x की टर्म में है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा जो y है वो है 3x - 3। बस यही हमें सॉल्यूशन मिला और हम यहाँ पे कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस
possible for the given pair of linear equation। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो ये आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। अब आप इसको देखेंगे कि डेसिमल फॉर्म है तो बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, या देखकर ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको तो सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको ईजीएस्ट वे बताती हूँ इसको सॉल्व करना कैसे है। देखिए, मैं इसको थोड़ा रफ में आपको बताती हूँ कि इसको एक्चुअल में सॉल्व करेंगे कैसे हम। ये जो आपकी इक्वेशन है 0.2 है, इसको मैं ऐसे 2/10 लिख सकती हूँ x, प्लस 0.3 को मैं 3/10 लिखूँगी x, y इज़ इक्वल टू 1.3 को मैं 13/10 लिखूँगी। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब ये जो 10 है इसको कॉमन ले लो 1/10, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13/10। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1/10 कॉमन है। यहाँ कह सकते हैं कि 10 डिनोमिनेटर में दोनों में है, तो ये 10 और ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। ठीक है, तो यही इक्वेशन एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन है। ठीक, ये मैंने आपको बताया मेथड। अगर आप डेसिमल की इक्वेशन को इस तरह से चेंज करना चाहेंगे तो उसमें आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे आपका डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है। डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सब जगह पे 1 है। तो मतलब ये कि अगर मैं इसको 0.4 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो 4/10 आ जाएगा। अगर ये आपकी होती 0.04 तो तब आपकी वैल्यू क्या बन जाती 4/100। इतनी बात तो आपको समझ होगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे, इसको छोड़ दो, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है सभी इक्वेशन ऐसी है कि इसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो आपका बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10 की फॉर्म में, है ना। ये आपकी बन जाएगी 4/10, 5/10, 23/10। तो वो 10 दोनों में कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये बन जाएगी आपकी जनरल इक्वेशन। फिर उसको आप वापस सब्स्टिट्यूशन मेथड से नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप चाहो कि क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाना तो आप इसको डेसिमल को हटाकर सिंपल फॉर्म में भी बना सकते हैं। मैथ का मतलब ये नहीं कि आपको जिस तरह से बताया कि आपको बस पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही सॉल्व करना है या जिस तरह से क्वेश्चन दिए वैसे ही सॉल्व करना है। मैथ को समझने के साथ साथ आपको थोड़ा इजी भी बनाना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचे और साथ में आपको कोई भी क्वेश्चन देख कर लगे ना कि ये बहुत टफ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं और फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। इसको देती हूँ मैं नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23। इसको देते हैं हम नंबर 2। ठीक है, अब ये बन की ईजी फॉर्म में। अब इसको वैसे सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 13। 2x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13 माइनस 3y और x आपका आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको देते हैं नंबर 3। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड इक्वेशन ये है मेरी, इसमें x की वैल्यू हमने पुट करनी है। 4 x क्या मेरा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23। तो ये आपका ये जो 2 है और ये जो 4 है आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये जो 4 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 2 है ये इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 13 2 26 माइनस 3 2 6 y प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23। इसको सॉल्व करो तो ये आपका बन जाएगा 26 माइनस y इज़ इक्वल टू 23। y इज़ इक्वल टू 26 माइनस 23 दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 3। तो आपकी वैल्यू आ गई। मैं एक एक स्टेप पूरा ब्रैकेट ओपन करके सारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन ना रहे या ऐसा ना लगे कि इधर से सेकंड स्टेप कैसे आ गया। ठीक है,
अब ये जो आपके y की वैल्यू आई है 3, इसको हम पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में ताकि हमें x की वैल्यू भी मिल जाए। तो हम करेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन थर्ड में जब आप पुट करेंगे तो x आपका आ जाएगा 13 माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2। x आपका आ जाएगा 13 माइनस 9 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 बाई 2 आपका आ जाता है 2। x की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, ईजी। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से करना है। डेसिमल वाले क्वेश्चंस को देख कर नहीं घबराना कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जो इसको सिंपल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या होगी जब इस तरह का कुछ वैल्यू बन जाएगा और वो भी डेसिमल में, तो डेसिमल को मल्टीप्लाई करना, डेसिमल को डिवाइड करना, वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाती है और उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए सबसे ईजी वे है कि आपको जो भी फ्रैक्शन, जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको फर्स्ट स्टेप में ही ईजी बना लो। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में था तो मैंने उसको स्टार्ट में एलसीएम लेकर सिंपल फॉर्म में बना दिया, फिर उसको हमने सॉल्व किया। सेम वैसे ये आपका डेसिमल का फॉर्म था तो मैंने यहाँ पे बताया आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक टर्म है सब में तो आप उसमें कॉमन लेकर बोथ साइड कैंसिल कर सकते हो। अगर सब में कॉमन नहीं है तो देखो उसमें लीस्ट कॉमन क्या निकल सकता है। ठीक है, और जो भी कॉमन निकलेगा उतना कैंसिल करके बाकी जो भी है उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाया है, इस तरह से बनाया, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपके पास रूट की फॉर्म में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमको नंबर देंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, तो मैं लेती हूँ फर्स्ट ही फ्रॉम 1। इक्वेशन है 2x √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x आपका आ जाएगा माइनस √3y और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस √3/√2y। ठीक है, इसको देते हैं हम नंबर 3। ठीक, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा √3, x की वैल्यू क्या है माइनस √3/√2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ज़रूर लगानी है क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत चांसेस है कि आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को स्टेप बाय स्टेप ओपन करो ताकि आपको पता चले कि आपने ब्रैकेट ओपन करके नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो पहले तो मेरा ये माइनस आएगा, फिर ये √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 3, y एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में √2 रहेगा, माइनस 8 रूटेड y इज इक्वल टू 0। अब ये जो √2 है इसको मेरे को डिनोमिनेटर में नहीं रखना तो मैं इसको पूरा एलसीएम ले लूँगी। तो आपका बन जाएगा -3y माइनस ये √2 √8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा √16। अब √16 क्या होता है वो तो आपको पता होगा, और ये जो √2 बचेगा पूरा ये दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे चल जाएगा तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसको मैं इस तरह से लिखूँगी -3y माइनस √16 क्या होता है 4y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा -7y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आपकी आ रही है 0। ईजी। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें। ठीक, देख के भी पता चल रहा है जब y 0 है, 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 आएगा, तो x हमारा 0 आने वाला है। तो लिख लेते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड। तो x आपका आ जाएगा -√3/√2 इंटू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू पता चल गई 0 और 0 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा इसको हमने कैसे किया। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देख के समझ के करना, ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट ओपन करना, इन्हीं चीज़ों में मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई है इक्वेशन आपकी है 3/2x
-5/3y इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो सबसे पहले इसको मैं सिंपल फॉर्म में बना लूँगी। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका अगर मैं एलसीएम लूँ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 × 3 आपका आ जाएगा 9x माइनस 2 × 5 आपका आएगा 10y। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू, ये 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा। इसको देते हैं नंबर 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन सेम वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू 13/6। अब आपको पता है ये 6 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको देते हैं नंबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन ही लेनी है, सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपको लगे इक्वेशन ऐसी है जिसमें आप कोई भी एक वैल्यू को इजीली ले सकते हैं और दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसी इक्वेशन को ले लेना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ही ले रही हूँ। वैसे तो इक्वेशन मेरी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो 9x आपका आ जाएगा -12 प्लस 10y। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। इसको देते हैं नंबर 3। सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन मेरी है 2x की जगह पे लिखना है -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो इसको ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो आपका बन जाएगा -24 2 × 12 24 प्लस 2 × 10 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसमें इस 9 को मुझे हटाना है, तो क्या करूँगी, पूरा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और ये 9 यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा -24 प्लस 20y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 3 ज़ा 27 y इज़ इक्वल टू, ये 13 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका आ जाएगा 117। इसको सॉल्व करते हैं। -24 प्लस 20 प्लस 27 47 y इज़ इक्वल टू 117। तो 47y इज़ इक्वल टू 117, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 117 प्लस 24 अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 141। तो y आपका आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 47, जो कि कैंसिल होकर बनेगा आपका 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, तो लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन थर्ड। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 × 3 30 डिवाइडेड बाय 9। x आपका आ जाएगा, माइनस करेंगे 30 में से 12 को तो आपका बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज़ x इज इक्वल टू 2। अगर आप डायरेक्ट फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में नहीं करना चाहते और डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। बस ये है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है उसको आप सिंपल जर्नल फॉर्म में बना लो, ठीक है, फ्रैक्शन या डेसिमल के बिना। फिर उसको नॉर्मल जो भी मेथड है आपका उससे सॉल्व कर लो। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अब अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो सिंपल क्वेश्चन है, करना क्या है कि आपको जो ये दो इक्वेशन दी है ये एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप x और y की वैल्यू निकालोगे,
उस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तब आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो पहले इसको हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 11 और 2x - 4y इज इक्वल टू -24। इसको देते हैं हम नंबर 1, इसको देते हैं 2। तो फ्रॉम फर्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 - 3y, x इज इक्वल टू 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। 2x की जगह पे लिखना है 11 - 3y डिवाइडेड बाई 2, -4y इज इक्वल टू -24। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 11 - 3y - 4y इज इक्वल टू -24। 11 - 3 - 4 -7y इज इक्वल टू -24। तो 7y आपका आ जाएगा 11 + 24। 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7 5। तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम करेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड। तो आप थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपका आ जाएगी 11 - 3 × 5, 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो अब आपकी जो x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू 5 आई है, आपको ये दोनों इक्वेशन को, दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, इस इक्वेशन में। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx + 3। तो अब आप इसमें पुट करेंगे, y की जगह पे लिखना है 5 इज इक्वल टू m, तो एज इट इज़ रहेगा। x की जगह पे आपने लिखना -2 + 3, तो ये आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -2m + 3। ये 3 इधर चला जाएगा, तो 5 - 3 आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस रहेगा, तो m की वैल्यू आपकी आ रही है -1। सिंपल। तो हमें यही सॉल्व करना था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी और उसको गिवन इक्वेशन में पुट करना था ताकि हमें m की वैल्यू मिल जाए। तो m आपका है -1 के इक्वल। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन का कोई स्टेप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। चलो तो देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितनी भी आपको नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन सब के आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उसके बाद उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब ये कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, मतलब दोनों नंबर्स को जब आप माइनस करते हैं तो आपको 26 मिलता है। सेकेंड कंडीशन दी है कि फर्स्ट नंबर जो है 3 टाइम्स अदर है। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। अगर लिखा होता 3 मोर देन तो हम बोलते कि 3 प्लस है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। टाइम्स और मोर में क्या फ़र्क होता है? टाइम्स का मतलब उतना, टाइम्स मतलब उतना गुना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। और अगर लिखा होता 3 मोर देन अदर है तो 3 प्लस करना होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं। तो लेट करते हैं x बी दी फर्स्ट नंबर एंड y बी दी सेकेंड नंबर।
ठीक है, एक नंबर को मैंने x ले लिया, दूसरे नंबर को y ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली कंडीशन क्या किया कि क्या बोलिए कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है। तो हम ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि x मेरा बड़ा नंबर है, y मेरा छोटा है। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, पर इस तरह से इसको लिखेंगे। तो x माइनस वाई आपका आ गया 26 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो इसको हम दे देते हैं नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमारी है, हमें बोला है कि 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो कोई भी एक नंबर ले लो, ले लेती हूँ मैं x मेरा जो है 3 गुना 3 टाइम्स दूसरे नंबर की है, मतलब y का 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स ऑफ y 3y। तो ये आपकी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। आपकी इक्वेशंस बन गई। तो हमें फर्स्ट पार्ट में यही बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, इतना हमने काम कर लिया। अब हम करेंगे सॉल्यूशन फाइंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। देखिए इधर ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है ये तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में बनी है कि x की वैल्यू आपको 3y दी गई है। तो डायरेक्ट क्यों ना हम एक काम करते हैं कि इसी वैल्यू का ये जो x है इसको इसमें पुट कर देते हैं, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम करते हैं फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल टू 3y है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पहले ही से दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। ठीक है, इसमें तो हमें थर्ड कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो जब आप x की ये वाली वैल्यू 3y इसमें पुट करेंगे तो x की जगह पे मेरे को लिखना है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y मेरा आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 13। तो y मेरा आ गया 13। अब निकालना है x की वैल्यू, मतलब हमें एक नंबर मिल गया कि एक नंबर हमारा 13 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा वो देखते हैं। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो हम लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी थी x इज इक्वल टू 3y। तो 3 इंटू वाई हमारा है 13। तो ये आपकी बन जाएगी x इज इक्वल टू 39। सिंपल सॉल्व हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर था दैट इज x वो हमारा है 39, और जो आपका सेकेंड नंबर था वो आपका है 13। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपका एक बार जब आंसर निकल जाता है ना, तो चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि उन्होंने पहली कंडीशन बोली थी कि दोनों नंबर्स का जब आप माइनस करते हो, दोनों नंबर्स को, दोनों का डिफरेंस जब लेते हो तो 26 मिलता है। तो अगर आप 39 को 13 से माइनस करोगे तो 26 मिलेगा। दूसरा बोला था कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो जो 39 है वो आपका 13 का 3 टाइम्स है। ठीक है, मतलब 13 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 बनेगा। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपने आंसर सही सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है इसका। अब सेकेंड पार्ट हमारा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास 2 एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स में से जो बड़ा एंगल है वो दूसरे एंगल से, छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम करने पे हमें 180 डिग्री मिलता है। मतलब अगर मेरे पास 2 एंगल्स हैं, ठीक है, x और y, तो x प्लस वाई मेरा 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट होता है, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपके पास 2 एंगल्स हैं और उनका सम आपका 90 डिग्री बन रहा है, x प्लस वाई अगर आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपकी कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्स्ट्रा इन्फो जो आपको पता होनी चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमें यहाँ पे दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लेट कर लेते हैं x बी दी 1 एंगल। ठीक है, x को हम एक एंगल लेट कर लेते हैं और y को हम लेते हैं बी दी अनदर एंगल।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन्फो क्या दी है कि हमारे पास ये सप्लीमेंट्री एंगल है। हमें चाहे कुछ नहीं बोला, हमें यहाँ पे बस इतना ही बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, पर तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन क्या होता है कि x प्लस वाई दोनों एंगल्स को अगर आप प्लस करते हैं तो वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, इसको नंबर 1 देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसकी कंडीशन क्लियरली यहाँ पे लिखी गई है कि जो दोनों में से एक एंगल जो है दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल आपका x है, दूसरा एंगल y है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 18 का। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये आपकी बन गई सेकेंड कंडीशन। कभी ऐसा लिखा हो कि एक एंगल जो है दूसरे से कम है या दूसरे से ज़्यादा है, तो मतलब ये होता है कि आपको डिफरेंस लेना और कितने का डिफरेंस है, कितने से ज़्यादा या कितने से कम है, उसको आपने ऐसे लिख लेना होता है। तो आपका बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो आपको दोनों इक्वेशंस मिल गई है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो और दूसरे में पुट कर दो। अब इस टाइम मैं लूँगी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि 180 के कंपेरेटिवली 18 ईजी है सॉल्व करना। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x माइनस 18, ये y उधर चला जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 18। इसको दे देते नंबर 3। अब वही सब्सटीट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस वाई की जगह पे हमने लिखना है x माइनस 18 इज इक्वल टू 180। तो ये आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, माइनस 18 है तो उधर जाकर 18 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 198। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाई 2, 198 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका बन जाएगा 99। x आपका आ गया 99। तो ये आपके पास है फर्स्ट एंगल जो कि है 99 डिग्री के इक्वल। सेकेंड एंगल आपका क्या होगा, उसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 99 इन थर्ड। तो जब आप थर्ड में इसको पुट करेंगे वैल्यू को, y इज इक्वल टू x की जगह लिखना है 99 माइनस 18 इज इक्वल टू y आपका आ जाएगा 81। ठीक है, तो ये आपका आ गया 81 डिग्री। तो मतलब ये कि हमारे पास एक एंगल जो है वो 99 डिग्री का है और दूसरा एंगल है 81 डिग्री का। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और दोनों में जब डिफरेंस देखोगे तो 18 डिग्री का डिफरेंस दिखेगा। तो सिंपल इसको इस तरह से सॉल्व करना। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनको याद करके रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। हो सकता है आपको एग्जाम में सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री करके कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें बोला है कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 के। फिर उसके बाद उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी 1750 की। तो हमें कॉस्ट निकालनी है ईच बैट और ईच बॉल की। तो जिसकी कॉस्ट निकालनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम करेंगे लेट x बी दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, y बी दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला है हमारे पास 7 बैट है, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 7 की हो जाएगी 7x प्लस 6 बॉल्स 6y इज इक्वल टू कितने के लिए 3800 की। इसको दे देते हैं नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमारी है 3 बैट, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 की हो जाएगी 3x प्लस कितनी बॉल्स हैं 5y इज इक्वल टू 1750। इसको देते हैं नंबर 2। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट
7x plus 6y is equal to 3800. 6y is equal to 3800 minus 7x. y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6. इसको देते हैं नंबर 3. अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड. तो सेकेंड इक्वेशन आपकी है 3x प्लस 5 y की जगह पर 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1750. तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 इंटू 3800 हमारा आ जाएगा माइनस 5 7 था 35x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1750. ठीक है, अब इसमें हम इस डिनोमिनेटर को मुझे यहाँ पे लेके जाना है. सबसे पहले तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो ये आपका आ जाएगा 6 3 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 19,000 माइनस 10500 इज इक्वल टू 35x माइनस 18x. तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 8500 इज इक्वल टू 35 माइनस 18 इज इक्वल टू 17x. x की वैल्यू आपकी आ जाती है 85 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज़ 500. तो x हमारा आ जाता है 500 के इक्वल. ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500 इन थर्ड. तो y हमारा आ जाता है 3800 माइनस 7 इंटू 500 3500 डिवाइडेड बाय 6. y आपका आ जाता है 300 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़, ये कैंसिल हो जाएगा 50. y आपका आ जाता है 50. तो इसका मतलब हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, जो कि हमारी x की वैल्यू इज इक्वल टू ₹500. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50. ठीक है, तो यह हमें सॉल्व करना था. हमारा एक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है. अब देखेंगे फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट हमारा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105. And for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? अब इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से. क्या बोला इसमें, किसी सिटी में टैक्सी के चार्जेस कैसे लिए जाते हैं. कुछ फिक्स चार्ज होता है आपका और फिर चार्ज होता है कि कितना आपने डिस्टेंस कवर किया. मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि टैक्सी के चार्जेस किस तरह से लिए जाते हैं कि फ़िक्स अमाउंट है कुछ, कि इतना तो हमें चार्ज करना ही करना है, फिर उसके ऊपर आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उतना ऐड होता जाता है. ठीक है, इस तरह से चार्जेस लिए जाते हैं. अब कंडीशन हमें क्या दी है कि अगर आपको 10 किलोमीटर चलना है तो उसमें आपको कितना चार्ज करना पड़ेगा, ₹105. और अगर आपको 15 किलोमीटर चलना है तो आपको ₹155 चार्ज करना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे बोला है कि फ़िक्स चार्ज कितना है वो निकालो और 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितना चार्ज पड़ रहा है वो निकालो. ठीक है, फिर सेकंड वो हमें बोला है कि हमें बताना है कि अगर किसी को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तब उसको कितना पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्या मतलब है. सिंपल है कि किसी भी टैक्सी का कुछ चार्ज होता है जो कि फ़िक्स अमाउंट है, उतना तो वो चार्ज लेंगे. आप चाहे कितना भी डिस्टेंस कवर करो उतना तो आपको देना ही पड़ेगा. फिर उसके बाद जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं उतना ऐड होता जाता है. जैसे सपोज करिए आपको 5 किलोमीटर कहीं जाना है. ठीक है, तो किसी भी टैक्सी का चार्ज ₹20 तो है, उसके ऊपर 1-1 किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कुछ अमाउंट इंक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, जैसे सपोज करिए 1 किलोमीटर का आपका ₹5 है, तो आपको 5 किलोमीटर जाना है तो 5 वो भी प्लस होंगे, ₹25 वो हो जाएंगे. और जो फिक्स चार्ज था ₹20 ₹20 वो तो रहेगा साथ में. ठीक है, इस तरह से.
तो सबसे पहले तो हमें जो निकालना है उसको लेट कर लेते हैं. लेट एक्स बी दी फिक्स चार्जेस एंड वाई बी दी चार्ज पर किलोमीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दो कंडीशन दी है, एक तो 105 की और एक 155 की. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है 10 किलोमीटर की. अब जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स रहेगा, उतना तो एक्स है, प्लस कितने किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चलना है ना, तो 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10 वाई, और ये टोटल कितना बन रहा है 105 रुपीज़. तो ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड हमें बोला है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ चार्ज किए, तो एक्स अमाउंट तो रहेगा फिक्स, प्लस 15 किलोमीटर चले तो 15 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 155. तो ये आपकी बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें से आप एक वैल्यू निकाल लो. तो एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगी, ईजी हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एक्स प्लस 10 वाई इज़ इक्वल टू 105. तो एक्स आपका आ जाएगा 105 माइनस 10 वाई, इसको देते हैं नंबर 3. अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड. एक्स की जगह पे लिखना है 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155. इसको सॉल्व करेंगे. 105 प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 155. 5 वाई इज इक्वल टू 155 में से 105 माइनस करने हैं, तो ये आपका आ जाएगा 50. तो y की वैल्यू आपकी आ रही है 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज 10. ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 10 आ गई. अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए सब्सटीट्यूट करते हैं. द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन थर्ड. थर्ड हमारा था x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जो वैल्यू है 10. तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100. x आपका आ गया 5. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं. फिक्स्ड चार्ज है ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर है हमारा ₹10. तो मतलब ये कि आप कितना भी किलोमीटर चलेंगे आपको ₹5 तो आपके फिक्स है, फिर उसके बाद कितना कितना किलोमीटर चल रहा है उतना आपका ऐड होगा. अब सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि हमें चेक करना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. नाउ फॉर 25 किलोमीटर किस तरह से लिया जाएगा. एक तो फिक्स चार्ज होंगे, ठीक है, वो तो आपका आ जाएगा 5 प्लस कितना किलोमीटर है 25 किलोमीटर. 1 किलोमीटर के लिए ₹10 है, तो 25 इंटू 10, तो ये आपका बन जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू ₹255. मतलब ये कि किसी को अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसको ₹255 देने पड़ेंगे. ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ इन सब की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी. कुछ भी डाउट है तो PDF से आप देख सकते हैं. तो अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है. अब फिफ्थ पार्ट में हमारा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन. हमें बोला है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन आपकी बन जाती है 9/11. और अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 5/6. तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे x बी दी न्यूमरेटर एंड y बी दी डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन हमारी हो जाएगी x/y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोली है, x और y दोनों में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आपकी बन जाती है 9/11.
एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 इज़ इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका बन जाएगा 11x प्लस 22 इज़ इक्वल टू 9y प्लस 18। एक्स वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, वाई वाली टर्म को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपका जाएगा 11x माइनस 9y इज़ इक्वल टू इस 22 को उधर ले जाएंगे -4। ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन हमें बोलिए कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आपकी बन जाएगी 5/6। ऑल्सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5/6। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 5y प्लस 15। y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो आपका जगह 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -3। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और फिर उसको उसमें वैल्यू लेकर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम सेकेंड 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -3। 6x इज़ इक्वल टू -3 प्लस 5y, x इज़ इक्वल टू -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6। इसको देते हैं नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 11, x की जगह हमने लिखना है -3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 -9y इज़ इक्वल टू -4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे 11 और 6 डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो ये बन जाएगा आपका -33 प्लस 55y डिवाइडेड बाई 6 -9y इज़ इक्वल टू -4। अब इस 6 को मुझे राइट हैंड साइड पे लेकर जाना, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा -33 प्लस 55y माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 54y इज़ इक्वल टू ये 6 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -24। इसको सॉल्व करते हैं, 55 में से 54 माइनस करेंगे तो आपका y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 33 उधर जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो 33 में से 24 अगर माइनस करोगे तो आपका आ जाता है 9। तो ये आपकी आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 9 इन थर्ड, इसमें पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -3 प्लस 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाई 6। x इज़ इक्वल टू ये माइनस होगा 45 से 42/6, तो ये आपका आ जाएगा 7। x की वैल्यू आ रही है 7। तो x आपका 7 आ रहा है, y आपका 9 आ रहा है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? देयरफॉर फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 7/9। ये आपकी फ्रैक्शन है। हमें फ्रैक्शन निकालने को बोला है, सिर्फ एक्स वाई नहीं बोला। तो जब आपका एक्स वाई निकल जाता है तो फ्रैक्शन को लिख लेना। तो फ्रैक्शन आपकी बन जाती है 7/9। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना था। अब देखते हैं हम हमारी आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अब हमें यहाँ पे एज का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हमें बोला है कि जैकब की जो एज 5 years hence मतलब बाद में 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो 3 times होगी उसके सन से। सन की जो भी एज होगी उसका 3 times मतलब 3 गुना ज़्यादा होगी जैकब की एज। कब? 5 साल बाद। 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी? 7 times that of his son। उसके बेटे की जो एज थी 5 साल पहले उसका 7 times थी। ठीक है, तो हमें ये 2 कंडीशंस दी हैं, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। अब यहाँ पर अगर आपको जैसे हेंस लिखा है तो आपको नहीं पता चल रहा कि ये प्रेजेंट एज है, पास्ट है या बाद की एज है। तो उसके लिए अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, स्टेटमेंट पढ़ो पूरी। द एज ऑफ जैकब विल बी का मतलब जो फ्यूचर में है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम ये कंडीशन किसकी बात करें कि 5 साल बाद क्या होने वाला है।
और यहाँ पे एगो अगर सपोज करो आपको नहीं आता, वैसे तो आपको समझ होनी चाहिए कि एगो का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब क्या होता है, पर अगर तब भी नहीं समझ आए तो फिर से स्टेटमेंट वापस पढ़ो। यहाँ पे लिखा है जैकोब एज वॉज कहाँ यूज़ होता है, पास्ट के लिए, तो मतलब हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर की बात होगी कि 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल पहले क्या होगा, हमें निकालना है प्रेजेंट एज। तो जो निकालना उसको लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्स बी दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड वाई बी दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन हमें कब बोली, जब हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी 5 साल बाद की है, तो 5 साल बाद जैकोब की एज क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी 5 x+5, ठीक है। और उसके सन की एज क्या हो जाएगी y+5। अब कंडीशन हमें क्या बोली थी कि 5 साल बाद जैकोब की एज होगी कितनी, उसके बेटे से 3 टाइम्स ज़्यादा। तो जैकोब की एज 5 साल बाद होगी कितनी, x+5, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या बोला है कि ये x+5 किसके इक्वल होगा, y+5 का 3 टाइम्स। y+5 क्या है, उसके बेटे की एज 5 साल बाद, उसका 3 टाइम्स रहेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x+5 इज इक्वल टू 3y+15। 3y को इधर ले जाएंगे, x - 3y इज इक्वल टू, ये वहाँ पे जाएगा तो आ जाएगा 10। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो दोनों की एज, जो प्रेजेंट एज है उसमें हमें 5 को ऐड करना है, ठीक है। 5 साल बाद क्योंकि दोनों की एज 5+ हो जाएगी, 5 बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद कंडीशन लगानी है। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन हमें कब की बोली, 5 साल पहले की। 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी थी, x - 5 अभी जितनी है उससे 5 कम थी। लेकिन कंडीशन क्या दी है कि जैकोब की एज 5 साल पहले कितनी थी, उसके बेटे की जितनी थी उसका 7 टाइम्स। 7 टाइम्स किसका, उसके बेटे की जितनी थी। ये इसका भी ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं तो ये आपका जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। 7y उधर जाएगा तो ये आपका जाएगा x - 7y इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर जाकर प्लस होगा तो ये आपका जाएगा -30। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे इक्वेशंस बना लिया, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट x - 3y इज इक्वल टू 10, x आपका आ जाएगा 10 + 3y, इसको देती हूँ नंबर 3। ये वाली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इन सेकेंड। तो जब आप इसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है x - 7y, तो हमने x की वैल्यू डालनी है 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 राइट हैंड साइड पे चल जाएगा तो आपका आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -40। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 40 से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन थर्ड में अगर हम पुट करते हैं तो आपका x आ जाएगा 10 + 3y है, मतलब 3 × 10 30, x आपका आ जाता है 40। मतलब ये जैकोब्स प्रेजेंट एज क्या है 40। जैकोब्स सन प्रेजेंट एज इज 10, ठीक है। तो मतलब उसके बेटे की अब की एज, प्रेजेंट एज है 10 और उसकी खुद की एज क्या है 40। तो आई होप आपको ये समझ आया किस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। सब हमने एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को
सॉल्व किया है। तो अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा, समझ आया, तो डू हिट द लाइक बटन और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारी वीडियोस प्रीवियस जितनी भी आपकी पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लो और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।